छोटा टॉपिक है और इजी भी है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए सबसे पहले वो एक ऑफ़र होता है, फिर ऑफ़र एक्सेप्टेंस होता है। ऑफ़र एक्सेप्टेंस मतलब एक जो प्रपोज़ल होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद एग्रीमेंट बनता है, और अगर वो एग्रीमेंट वैलिड है, लॉफुल है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। हमने एक ऑटो में बैठे और ऑटो वाले को बोला कि कहीं जाना है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि ऑब्वियसली हम उसको पैसे देने वाले हैं जो मीटर में अमाउंट होगा। सेकेंड थिंग हो सकता है एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम दुकानदार को बोल रहे हैं कि ये चीज़ मुझे 100 में चाहिए, वो बोलता है नहीं 200 की है। फिर हम 150 बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑफ़र दिया, हमने काउंटर ऑफ़र दिया, फिर वापस जो भी है वो एक्सप्रेस किया, तो वो दैट इज़ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप हमारी कंपनी के लिए रिटर्न फाइलिंग करो, सारे स्टाफ का या सबका मेडिकल इंश्योरेंस करो, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, काम दिया है, तो वो होगा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जिसमें वो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, कि वो ऑफ़र है, फिर एक्सेप्टेंस है, फिर वो एग्रीमेंट है और वो वैलिड एग्रीमेंट है, ये सब होते हुए इसका सिर्फ जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब वाया इंटरनेट से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, आपने अमेज़ोन से कुछ ख़रीदा है, या आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो नॉर्मली साइन ना करके डिजिटली साइन किया है, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उससे साइन किया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट उतने ही लीगल हैं जितने यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो we live in cyber era. Significant progress has been made in bringing the law framework speed with new technology and resulting transactions via e-contract. इस वजह से e-contract के बहुत सारे बढ़ गए हैं ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हम साइबर एरा में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरा में रहते हैं। वी डू अमेजोन परचेसेस, दिस दैट वेरियस थिंग्स। कंसेप्शुअली स्पीकिंग, the e-contracts are similar to paper based contracts. पेपर बेस्ड ही है, बट खाली इनका जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। मतलब अभी इन्फेंट, कैसे नवजात बच्चा होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं, तो वैसे ही ई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में अभी भी इन्फेंसी मोड पर है। इतना भी मतलब आगे बढ़ गया है, नॉट दैट, बट कंपेयर टू अदर नेशंस वो इन्फेंसी में है, अभी वो बच्चा है जो ई कॉन्ट्रैक्ट्स है। दिस आर्टिकल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो मीनिंग ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें, ई कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन लॉज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बता रहा है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने ऑलरेडी किया है, तो ये खाली एक बार हम पढ़ लेते हैं। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। 2H में कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है। यूजुअली सारे डेफिनेशंस किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 के अंडर होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, बट यूजुअली। तो 2H में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अकॉर्डिंग टू 2H ऑफ द एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, बस इतना ही है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एज पर सेक्शन 2J, 2J क्या कहता है? द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड एंड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। तो 2J तो ये बताता है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी, 2H ये बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। बट 2J क्या बताता है कि अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो वॉइड हो जाता है। मतलब अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो अलाउड है, वो 2H में आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
लेकिन अगर वो अलाउड नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी है, किसी ने किसी को मारने के लिए बोला गया, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है और वो वॉइड बन जाता है, नल एंड वॉइड बन जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है लॉ की भाषा में. A contract should be written formally or informally और could be entirely verbal or in writing. कैसे भी हो सकता है, फॉर्मली हो सकता है, इनफॉर्मली हो सकता है, रिटन हो सकता है, पूरी तरह से वर्बल भी हो सकता है. तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 10 ऑफ एक्ट टू बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कंडीशन है? एक तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन 2A और 2B में दिया है. 2A में ऑफर का दिया है, एक्सेप्टेंस का 2B में दिया है. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए इसमें, मतलब कुछ कंसिडरेशन के लिए ही होगा कॉन्ट्रैक्ट, कोई उसका कंसिडरेशन पर्पस होगा, तो वो भी दिया है 23 एंड 25 में. फिर सेक्शन कंडीशन टू बी कम्पिटेंट फॉर पार्टीज कम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो नॉर्मल कंडीशन हम ये देखें तो एक ये है कि वो जो बंदा है वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए. दूसरा, साउंड माइंड का होना चाहिए, रैशनल इंसान होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. फिर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट डील विथ फ्री कंसेंट. उनकी फ्री कंसेंट से हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा. वो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते. अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो डीम करेंगे, मतलब अज्यूम करेंगे कि वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. नाउ व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ सोसाइटी ड्यू टू पेंडेमिक, एंड ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ऑप्शंस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो जो पेंडेमिक हुआ या फिर लॉकडाउन आया उसके बाद से ई कॉन्ट्रैक्ट ईजीएस्ट ऑप्शन हो गया, ऑनलाइन चीज़ें हो गई. विथ रीसेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड IT, people's standard of living has been transformed in unfathomable ways. तो बहुत सारे वेज में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आगे बढ़ा है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट यूज़ करके ई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑनलाइन परचेजेस करते हैं. Communication is no longer limited due to geographical and temporal restriction. मतलब किसी को फॉरेन से भी कुछ मंगाना है, कोई यहाँ मुंबई में बैठा है और दिल्ली से उसको कुछ मंगाना है तो वो भी इजीली वो मंगा सकता है. तो यहाँ पे कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ई कॉन्ट्रैक्ट में. अदरवाइज़ कैसा, आप जाके दिल्ली की शॉप में जाके सोच भी नहीं सकोगे कि मैं दिल्ली से जाके एक लिपस्टिक मंगा लूँ या एक पानी की बोतल ले लूँ. लेकिन ई कॉमर्स की वजह से ई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है. उस वजह से ई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, मतलब हम ई कॉमर्स में जो ट्रेड करते हैं तो हम उसमें ई कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर रहे हैं. जो सेल परचेज हो रही है या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वहाँ पे ऑफ़र है, फिर एक्सेप्टेंस है और उसका एग्रीमेंट है और वो लॉफुल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है विथ यूज़ ऑफ IT, विथ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये पॉसिबल है. तो कम्युनिकेशन इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड. अभी जियोग्राफिकल और टेम्पोरल रेस्ट्रिक्शन से कम्युनिकेशन रुका नहीं है. व्हाट्सएप है, सब एडवांस टेक्नोलॉजी है. यहाँ पे बैठ के फॉरेन में भी हम कोई चीज़ ले सकते हैं, इंडिया तो छोड़ ही दो. मोर इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड देन एवर बिफोर. दिस इज़ वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स provides flexibility to business environment in terms of location, time, space, distance and money. तो ये सब चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमको देता है, ई कॉमर्स हमको देता है कि लोकेशन क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, क्या टाइम है, आप रात को 5 बजे 4 बजे, 5 बजे तो सुबह होती है, 4 बजे 3 बजे जब भी आपको करना है, किसी भी टाइम पे आप जो है वो ई कॉमर्स यूज़ कर सकते हो. स्पेस, डिस्टेंस, मनी डजेंट मैटर, मतलब कोई करेंसी में दूसरी करेंसी में भी आप कर सकते हो. ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई इक्वली टू कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश इकोनॉमिकली इलेक्ट्रॉनिकली. अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो सेम ही होंगे, खाली इसका मोड चेंज होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होगा. बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लागू होती है चीज़ें वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैसे ही लागू होंगी, चाहे वो ओरली हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है.
सब पे सेम ही जो है एलिमेंट्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे. पीपल ऑफन क्वेश्चन हाउ ओल्ड एंड कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई टू न्यू एंड इनोवेटिव टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी विच क्रिएट्स अ डिलेमा. तो लोगों को हम लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि कॉन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्वेंशनल मतलब जो पहले का ये है, पहले ज़माने का लॉ कॉन्सेप्ट है, वो कैसे अप्लाई करेंगे न्यू और इनोवेटिव टाइप में, कैसे इसको क्रिएट करेंगे, पेपरलेस कैसे बनाएंगे, पेपर बेस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें के लिए डिलेमा होता है लोगों को. बट however, the basics and features of e-contract remain the same as those of paper based contract of nowadays. तो फीचर्स बेसिक सब सेम है, खाली मोड बदल गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है. पहले लोग साइन करते थे, अब लोग लिखते हैं कि आई एक्सेप्ट. वो पूछते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, डू यू एक्सेप्ट, यस आई एग्री, आई एक्सेप्ट. तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है अगर हम आई एक्सेप्ट, आई एग्री ये सब लिखते हैं तो. वाइल फंडामेंटल्स ऑफ अ पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स, the techniques of concluding the e-contract are derived from Indian contract law. तो e-contract की जो टेक्निक है वो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ही आई है, कोई अलग से इसके लिए लॉ नहीं है, सिर्फ इसका मोड अलग है. एंड आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क से होता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन. तो ऑनलाइन जो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर आते हैं, टिपिकली ओवर इंटरनेट. यूजुअली इंटरनेट का ही यूज़ होता है उसमें. इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट लीड्स टू एंटरप्राइज इंटीग्रेशन. तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंटरप्राइज का इंटीग्रेशन है, जो एक कंपनी है, एंटरप्राइज एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल कर रही है उसका इंटीग्रेशन है. देयरफॉर विद द एक्सपांशन ऑफ ई कॉमर्स कम्स टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूसेज ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट. तो इसीलिए ई कॉमर्स का जो एक्सपांशन है, जो ई कॉमर्स बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जो बढ़ा है, इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूसेज ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स. इसीलिए सबसे ज़्यादा ई कॉन्ट्रैक्ट्स के यूसेज में ई कॉमर्स का बड़ा हाथ है, ये बोल सकते हैं. ई कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस. ई कॉन्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल है जब ई बिजनेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो ही उसका ई कॉन्ट्रैक्ट होगा. ई कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब हर टाइम ज़रूरी नहीं है एक ऑफिशियल हम पेपर साइन कर रहे होंगे. हम लोग अगर अमेज़ोन से एसी मंगा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम उस अमेज़ोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन हम अप्रूव ही कर रहे हैं. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको टिक करना है, आपको साइन करनी है. आप अमेज़ोन से कुछ परचेज़ कर रहे हो तो वो आपसे कुछ साइन नहीं मंगाता है, ना ही आपसे कुछ बोलता है कि आप ये साइन करो. तो वो इज़ अ सबसेट ऑफ ई बिज़नेस. ई बिज़नेस है तो ई कॉन्ट्रैक्टिंग है. इट इज़ comparable to traditional business in that products and services are exchanged for a certain amount of money. तो जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज एक्सचेंज होती है फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इसमें भी वैसा ही होता है. द ओनली डिफरेंस यही है कि उसका जो मेथड है, ई कॉन्ट्रैक्ट का जो मेथड है वो इलेक्ट्रॉनिकली है. वो उसका जो कम्युनिकेशन मेथड है, यूजुअली कम्युनिकेशन पेपर से होगा, मुंह से होगा, हाथ से लिखेंगे, स्टैम्प मारेंगे, रजिस्टर करेंगे. ये सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसमें कि इसका जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिजिटल होगा, सच एज थ्रू इंटरनेट. ई कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईटी एक्ट 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में हमें इतना तो लिखना ही है, सेक्शन 10A ऑफ आईटी एक्ट 2000 इतना लिखा ना तो द पेपर चेकर और एग्जामिनर विल कम टू नो कि हमने पढ़ा है, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट का सीधा कनेक्शन आईटी एक्ट से है. ई कॉन्ट्रैक्ट अकेला सरवाइव नहीं करता अगर आईटी एक्ट नहीं होता तो, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड. इसका मोड जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ई कॉमर्स से कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड, नॉट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कनेक्टेड है. इसीलिए आईटी सेक्टर के आईटी का जो सेक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो सेक्शन है 10A, वो ई कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी के बारे में बताता है. तो सेक्शन 10A ऑफ आईटी 2000 डील्स विथ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के बारे में अगर कोई बताता है तो 10A. मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आईटी 2000 एक्ट आप देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है तो 10A ऑफ आईटी ये इम्पॉर्टेंट है, और ये हमेशा हमें लिखना ही है जब भी ई कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है. तब डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल
if contract creation, communication and revocation of proposal or acceptance are all represented in electronic form. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसकी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए. वो जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, फिर वो कम्युनिकेट कैसे हुआ, वो भी मेल से हुआ या व्हाट्सएप से हुआ, थ्रू इंटरनेट यूज़ हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली हुआ. उसका क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन मतलब ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, फिर उसका एग्रीमेंट, फिर उसका जो प्रपोजल था जो एक्सेप्ट हुआ, तो जो भी उसका क्रिएशन है, कम्युनिकेशन है या उसका रिवोकेशन है प्रपोजल का. देखो प्रपोजल और या तो रिवोक हो सकता है या एक्सेप्ट हो सकता है. रिवोक मतलब कैंसिल, या तो प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा, वो बोलेगा आई डू नॉट एक्सेप्ट, या तो एक्सेप्ट करेगा. तो इसका जो भी प्रोसीजर है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा एज पर IT एक्ट 2000. ये 10A बताता है. तो an e-contract will not be deemed enforceable merely because it was created in electronic form. तो हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुई है, तो वो हर चीज़ ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, वो हमेशा डीम्ड एनफोर्सेबल नहीं होगा. IT एक्ट ये बोलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है एज ई कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके लिए भी उसको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी होगी. मतलब उसमें भी चीज़ें लीगल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई माइनर ने ई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो आप बोलोगे कि वो वैलिड हो गया. तो जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो नॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस पे फॉलो होगी तो ही वो ई कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड होगा. सिर्फ इसका मोड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा. तो ये मियरली इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट होगा. उसमें और भी चीज़ें जो है, एलिमेंट्स है, वो कंसिडर होने चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए एज पर लॉ, एनफोर्सेबल होना चाहिए रादर. Signature of contract parties are necessary to demonstrate acceptance of terms and conditions for any contract to be legitimate. किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेजिट बनाना है, लेजिट, लीगल, सही, वैलिड बनाना है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है. मतलब हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, फिर हम लोग ओके आई एग्री कर देते हैं, बट अगर हम जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा. तो इसीलिए सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज आर नेसेसरी. उसमें सिग्नेचर जो है वो नेसेसरी है. अब सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है. फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की मांग क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है कि टिक टू आई एग्री टू प्रोसीड फर्दर, कि सिर्फ इतना ही है कि आपने वो क्लिक किया, इसका मतलब वो एज गुड एज आपने, फॉर एग्जांपल आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो बाय नाउ पे क्लिक किया और आपने पेमेंट की, तो यहाँ पे आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इट इज़ इम्प्लाइड कि आपने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अज्यूम की कि आपने एक्सेप्ट की है. तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन सा टाइप का ई कॉन्ट्रैक्ट है. हर ई कॉन्ट्रैक्ट के टाइप का अलग एक्सेप्टेंस जो है वो एप्लीकेबल है. किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिजिटली साइन करनी ही पड़ेगी. कोई ऐसे लिखेगा आपको मेल में कि प्लीज़ रिप्लाई टू दिस मेल बाय सेइंग ओके टू एक्सेप्ट और से अप्रूव्ड, तो आप मेल करोगे अबव चार्जेस आर अप्रूव्ड. तो वो जैसा मांग रहा है वैसा ही आपने उसको एक्सेप्टेंस दिया है, दैट टू इलेक्ट्रॉनिकली, तब वो ई कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट में आएगा, ई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. Adding further, Section 4 of IT Act grants legal recognition to electronic records. तो मतलब कोर्ट में भी लीगल रिकॉग्निशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को. जो भी इलेक्ट्रॉनिकली आपने मेल में कहीं एक्सेप्ट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपने डिजिटली साइन किया है, तो वो सारी चीज़ों को लीगल रिकॉग्निशन है. कोर्ट आपको नहीं बोलेगा कि बॉन्ड पेपर पे ही होना चाहिए. तो अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल साइन है उसमें, और वो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे जहाँ पे कंपलसरीली आपको स्टैम्प पेपर पे ही करना है, और स्टैम्प पेपर भी आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ई स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं. तो ई स्टैम्प पेपर पे ई साइन करके कंप्लीट ई कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जिसको लीगल रिकॉग्निशन है in the court of law, stating that if any legislation requires information or matter to be in a written or printed form, such need is deemed met
if the information or matter is available and accessible in electronic form. अगर वो matter और अगर वो information electronic form में है और अगर ये legislation चाहता है कि कोई भी अगर ऐसा कोई contract है, for example एक contract है shares purchase का, share sale का, तो सेबी ये कहता है या गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो प्रिंटेड फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रिंट किया हुआ या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करना ही है, बिकॉज एज पर आईटी का सेक्शन 4 ये कहता है कि लेजिस्लेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है उससे लीगल रिकॉग्निशन है। As per second schedule of IT Act, IT Information Technology Act 2000, the documents that cannot be executed in electronic or digital form and must be executed in physical form in order to be legal and enforceable in court of law or as follows. तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सेकेंड शेड्यूल ये बताता है ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपल्सरीली आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में देने होंगे, चाहे आपने साइन इलेक्ट्रॉनिकली किया हो बट उसका प्रिंट लेके आपको देना है। वो जो चीज़ें हैं वो फिज़िकल फॉर्म में चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट फॉर चेक्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक को छोड़ के जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर हम आगे करेंगे तो हम देख पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो तो फिज़िकल फॉर्म में ही चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू फिज़िकली ही है। फिर अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कोई डॉक्यूमेंट है, फिर पावर ऑफ अटर्नी है या कोई विल है, विल जो है वो बॉन्ड पेपर पे होनी चाहिए। बट ये जो विल है ना, ये आई एम नॉट श्योर कि इसका फिज़िकल फॉर्म में होना ज़रूरी है, बिकॉज विल भी आजकल जो है वो लीगल ई स्टैम्प पेपर पे होती है और ई स्टैम्प पेपर को भी नोटराइज किया जा सकता है। और सेल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो भी आपके पास फिज़िकल फॉर्म में होना ज़रूरी है। ई कॉन्ट्रैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872, तो अभी यहाँ पे एविडेंस एक्ट की बात आई है। मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आप एज अ एविडेंस कैसे पेश कर सकते हो, उसका कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ एविडेंस अलाउड होगी। तो एविडेंस एक्ट है अलग से 1872, उसमें उसके अंडर ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम देखेंगे। एंड ई कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ सेम लीगल इम्पैक्ट एज अ पेपर बेस्ड एग्रीमेंट। जितना ही पेपर बेस्ड एग्रीमेंट को वैलिडिटी है उतना ही ई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी है। किसके अंडर? अंडर एविडेंस एक्ट 1872. It should be emphasized that the term evidence has an encompassing definition under section 3 of Evidence Act. तो एविडेंस का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में दिया गया है एविडेंस एक्ट 1872 के, विच इंक्लूड्स एनी पेपर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा। उसमें पहली ही ये बात लिखी है, एक तो पेपर्स तो लिखा ही है ऑब्वियसली, एविडेंस क्या हो सकता है, कोई ऐसा पेपर जो उस बारे में बता रहा है। तो वो पेपर हार्ड कॉपी न होके इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी हो सकता है। प्रेजेंटेड फॉर कोर्ट्स एग्जामिनेशन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं तो वो पेपर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस बारे में बहुत डिटेल आईटी के इसमें है, आईटी एक्ट में है कि का कोर्ट्स कभी चेंजेस होते रहते हैं कि कोर्ट बोलते हैं कि व्हाट्सएप का डेटा जो है वो एविडेंस है कि नहीं, व्हाट्सएप का चैट जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो, तो वो एज अ एविडेंस है या नहीं है, कौन से केस में एज अ एविडेंस हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। तो टेक्निकलिटीज़ इसमें बहुत है, बट रफ आइडिया यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 67A ऑफ एविडेंस एक्ट applies to loan and financing papers when in addition to a secure electronic signature। जहाँ अगर लोन है या फाइनेंसिंग पेपर्स है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से सिक्योर करना है, दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर। आपको पता होगा डोंगल बोलते हैं या डिजिटल सिग्नेचर, जो पेन ड्राइव की तरह डिवाइस आता है, वो एज गुड एज सिग्नेचर ही है आपका।
तो जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनते हो या कहीं आप कोई ऐसी पोजीशन पे होते हो जहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप खुद को आपको साइन नहीं करना है, आपके जो आईटी रिटर्न्स है या आपके जो डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो डिजिटली साइन करनी है एज पर ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो वो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट डिजिटल सिग्नेचर के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंसान चाहे तो अपना डिजिटल सिग्नेचर ही है वो, सिर्फ वो डिजिटल फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी प्रूवन। लेकिन आपने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लिया है वो कौन से सब्सक्राइबर से लिया है, जैसे कि एन कोड है, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो सब्सक्राइबर जो है कुछ ही ये गवर्नमेंट की एजेंसीज है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जिनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको डिजिटल सिग्नेचर दो। तो जब आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करते हो तब आपको आपका डिजी लॉकर देना होता है, मतलब आपका आधार पैन वेरीफाई होता है। उसके बाद वो लोग आपका पैन नंबर पे OTP आता है, फिर आपका जो मोबाइल होता है वो जो भी आपका सब्सक्राइबर है, वोडाफोन है, जियो है, जो भी है, उससे वेरीफाई होता है आपका नंबर। उसके बाद आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजनी होती है कि मेरा ये नाम है, और आप अपना पैन कार्ड दिखाते हो, फिर अपना आधार कार्ड दिखाते हो उस वीडियो में, तब जाके आपको एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अलॉट होता है। कौन देता है ये? सब्सक्राइबर्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है कि ये लोग डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए वैलिडिटी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए होता है, 2 या 3 ईयर्स की वैलिडिटी के लिए हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्पस। आपका पर्पस क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो होना ज़रूरी है अगर वो चीज़ को एविडेंस बनाना है तो। अगर वो पेपर्स लोन एंड फाइनेंस से रिलेटेड है तो, कहीं फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो फाइनेंस रिलेटेड एविडेंस है तो फाइनेंस रिलेटेड एविडेंस कोई भी टाइप करके दे देगा, इस कंपनी का इतना एसेट्स है, इस कंपनी की इतनी लाइबिलिटीज़ है, इस कंपनी ने इतना नुकसान किया, तो वो कोई अप्लाई नहीं, मतलब वो जो है वो कोई भी उसको कंसिडर नहीं करेगा, उसको वैलिड नहीं मानेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ना हो। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी वैलिड पर्सन का हो, कोई भी नहीं कर सकता। अब उसको ऑब्वियसली अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिजिटल सिग्नेचर करेगा, या कोई और नॉर्मल स्टेटमेंट है तो वो कंपनी का डायरेक्टर डिजिटली साइन करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या डॉक्यूमेंट है। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट? ये 3 मेन टाइप है जो हमको पेपर में लिखने हैं और आता है ये एग्ज़ाम में। एक तो ये है कि श्रिंक व्रैप एग्रीमेंट्स। तो श्रिंक व्रैप एग्रीमेंट क्या है? फिर उसके बाद है क्लिक और वेब व्रैप एग्रीमेंट्स, फिर ब्राउज व्रैप एग्रीमेंट्स। ये सब हमने कभी ना कभी क्या, हम हमेशा यूज़ करते ही हैं। हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी ये क्या है। तो एक्चुअली श्रिंक व्रैप क्या है कि जो अंडरस्टूड ही है, जैसे कि आपने कोई चीज़ मंगाई है, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन मंगाया, तो फ़ोन जब मंगाते हैं तो ऑनलाइन आपने मंगाया, तभी हम ई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, हम फिज़िकल फ़ोन लिया वो उसकी बात नहीं कर रहे। तो जब हम फ़ोन मंगाते हैं तो जब हमने बाय नाउ पे क्लिक किया, जब हमने पेमेंट किया, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आपने सारे जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो एग्रीमेंट है, वो आपने एक्सेप्ट किया। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ आपने वो एग्रीमेंट, मतलब आप परचेज करने गए, आपने क्लिक किया, मतलब वो एग्रीमेंट हुआ। ऑफ़र था, कंपनी की तरफ से ऑफ़र था, या फिर वो दिख रहा था अमेज़ोन पे कि चलो आईफोन 14 Pro 17 जो भी रहता है वो सब है, तो वो आपने फिर वो देखा और वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑफ़र है, फिर आपने उसे एक्सेप्ट किया और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना, और फिर ये लॉफुल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सही है, ये वैलिड चीज़ है, फ़ोन लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना। बट ये कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली था, इसीलिए वो ई कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन उसमें भी ये श्रिंक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट बना, क्योंकि इसमें आपने कहीं साइन करके किसी को कुछ नहीं दिया, ना ही आपने कोई बॉन्ड पेपर साइन किया, ना ही आपने लिखा आई एग्री प्लीज़ आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट, ऐसा कोई मेल भी नहीं गया। तो ये श्रिंक व्रैप है, श्रिंक्ड है, मतलब एकदम फटाफट श्रिंक व्रैप एग्रीमेंट है। तो typically shrink wrap contracts are a licensing agreement for a software purchases. In the event of shrink wrap agreements, the terms and conditions
for access to such software goods should be enforced by person purchasing it. अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, यूजुअली सॉफ्टवेयर परचेज जब भी हम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट परचेज करते हैं या कोई और, फॉर एग्जांपल टेली का सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया, तो जब आपने उसकी पोर्टल पे जाके क्लिक किया, जब आप उसे ले रहे हो, तो ऑब्वियसली श्रिंक रैप एग्रीमेंट में ही ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसीलिए ये आप परचेज कर रहे हो. तो सॉफ्टवेयर परचेसेस के लिए श्रिंक रैप एग्रीमेंट जो है वो बहुत कॉमन है. तो विद द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग, आपने सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट पैकेजिंग अगर स्टार्ट कर दिया आपने, तो इसका मतलब आपने जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, तो दैट इज श्रिंक रैप. फटाफट हो रहा है ये. टाइटनिंग अप एग्रीमेंट्स are just the agreements that consumers accept, such as Nokia PC suite. At time of installing the software on CD-ROM, आपने फॉर एग्जांपल नोकिया PC सूट बहुत बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा CD से. तो अगर आप CD इंसर्ट कर रहे हो और आप उसको रन कर रहे हो जैसे ही, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है. तो एडिशनल टर्म्स में ओनली बी व्यूड आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम इनटू योर कंप्यूटर. आगे के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई एग्री दिस दैट, वो तो तब आएगा जब आप बेसिक आपने इंस्टॉल कर लिया उसको, सीडी को, उसके बाद ही सीडी से या पेन ड्राइव से, दीज डेज सीडीज तो चल नहीं रही है, या फिर पेन ड्राइव से या किसी लिंक से आपने अगर उसे क्लिक किया, उसके बाद आप एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो. एंड इफ कस्टमर डिसएग्रीज, ही हैज़ ऑप्शन टू रिटर्न द सॉफ्टवेयर पैकेज. अगर उसे वो डिसएग्री कर रहा है उस टर्म्स एंड कंडीशन को, तो वो सॉफ्टवेयर को रिटर्न कर सकता है. टेली का सॉफ्टवेयर है या लॉजिसिस का सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके बेसिक तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको चाहिए तो आप डिसएग्री करो या एग्री करो. तो दिस इज कॉल्ड श्रिंक रैप एग्रीमेंट. Protects the product maker by absolving the manufacturing of any infringement of copyright or intellectual property rights. तो intellectual property rights all together एक अलग चैप्टर है, उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी तक. तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स बेसिकली ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट है वो श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स में इसीलिए आता है क्योंकि जो भी वो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो भी उसका प्रॉपर्टी राइट ओनर है, वो ये नहीं चाहता है कि उसका जो भी कॉपीराइट है वो टूटे, या उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि ट्रेडमार्क है, जो जो दिख नहीं रही है चीज़ें, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके दिमाग की प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जैसे कि घर, कार, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है. तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं वो उसके कोई भी टूटने नहीं चाहिए, मतलब कोई भी उसका कॉपी करके सॉफ्टवेयर ना बनाए. इसीलिए उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको लिखा जाता है कि आप एक्सेप्ट करिए बिफोर परचेजिंग दी प्रोडक्ट. फिर आपको नहीं परचेज करना है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. तो however, there is no firm decision or precedent in India regarding the legality of shrink wrap agreement. ये बहुत important लाइन है कि इसके लिए कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है. प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस केस लॉ के डिसीशन नहीं है. कोई भी फर्म डिसीशन इस पर नहीं है कि श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स को लीगलिटी मिली गई है. तो श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स को उतनी लीगलिटी इंडिया में अब तक नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो इलीगल है, बट उसके रिलेटेड कोई प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब प्रीवियस केस लॉ के डिसीशंस नहीं है. बट कंपेयर टू मतलब अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे उस ऐसे बहुत सारे केस लॉज हैं जहाँ पे श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स जो है वो लीगल हैं, लीगलिटी है. नाउ ई कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड टाइप है क्लिक और वेब रैप एग्रीमेंट्स. तो क्लिक मतलब जब आप क्लिक करते हो, आई एक्सेप्ट, आई परचेज, आई एग्री. ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है कि क्लिक है, वो श्रिंक नहीं है, श्रिंक नहीं हो जा रहा है. यहाँ पे क्लिक की बात हो रही है, जहाँ पे आप क्लिक करते हो ओके बटन, तो वहाँ पर आप अप्रूव कर रहे हो, आप एक्सेप्ट एसेंट दे रहे हो, आप अपना परमिशन दे रहे हो. अ क्लिक रैप contract refers to a web-based contract that needs approval or assent of a user via
आई एक्सेप्ट और ओके बटन, वो बताता है आप एक्सेप्ट करो टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो यू एक्सेप्ट, तो क्लिक से आप इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हो. विथ अ क्लिक रैप एग्रीमेंट्स द यूजर मस्ट एक्सेप्ट द कंडीशंस बिफोर यूजिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. तो ये भी सॉफ्टवेयर से ही मेजरली रिलेटेड है. कोई भी सॉफ्टवेयर आपको, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वो बोलता है, वो कुकीज़ एक्सेप्ट करो, आई एक्सेप्ट करो, ओके बटन करो, नेक्स्ट पे जाओ, आई एग्री करो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो. तो वो क्लिक रैप वेब रैप एग्रीमेंट्स है. यूजर्स who do not agree with the terms and condition will be unable to use or purchase the product following cancellation or rejection. तो अगर एग्री नहीं करेंगे तो आप उसमें सॉफ्टवेयर को आके परचेज नहीं कर सकते, और फिर आपका वो जो ऑटोमेटिकली वो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है. समवेयर someone nearly always abides by web wrap agreements. मतलब नियरली वो अपने आप को अबाइड ही कर लेता है. जब वो वेब रैप एग्रीमेंट करता है, आपने ओके लिखा या एक्सेप्ट लिखा, तो आप वो परमिशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो. बिफोर यूजर्स एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस दे मस्ट बी रिटन डाउन. तो आपकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस जो भी है, एग्री करने से पहले ही आप जो कंसिडर कर लो, एग्री कर लिया, उसके बाद आप उसमें बाइंडेड हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग, आपने आई एग्री लिखा, पेमेंट कर लिया, फिर आपको पॉलिसीज़ है रिटर्न करने की, वो एक ऑल टुगेदर अलग बात है. बट हम सिर्फ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. एग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. वो एग्रीमेंट कब बनेगा? जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तब वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, तब वो ई कॉन्ट्रैक्ट होगा. वो ही ई कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लिक से हो रहा है, क्लिक आई एग्री से हो रहा है, तो वो क्लिक और वेब रैप एग्रीमेंट हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इंस्टॉलेशन और परचेज एयरलाइन टिकट्स, या म्यूज़िक आपने परचेज़ किया, स्पॉटिफाई पे सब्सक्राइब किया, यूजिंग वेबसाइट्स, रजिस्टरिंग एन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट एक्सेट्रा, कुछ भी इसमें से किया, तो वो क्लिक, जहाँ पे क्लिक करके आपने अपने आप को बनाया, एक्सेप्ट किया, अपने आप को उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी बनाया, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हो जाते हो. नेक्स्ट इज़ ब्राउज रैप एग्रीमेंट्स. जो हम ब्राउजिंग करते हैं, जो हम वेबसाइट पे जाते हैं, अ ब्राउजिंग रैप एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ बाइंडिंग ऑन टू और मोर पार्टीज थ्रू द यूसेज ऑफ अ वेबसाइट. कोई वेबसाइट को यूज़ करने के लिए जब हम क्लिक करते हैं कोई भी वेबसाइट, तो मतलब हम अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम ये वेबसाइट जो है, अब कुछ परमिशंस वो हमको मांगता है वो इंटरनेट, अदरवाइज आप कोई ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे आपकी वो वेबसाइट खुलेगी ही नहीं. इन द इवेंट ऑफ ब्राउजिंग एग्रीमेंट, एन ऑर्डिनरी यूजर ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज एज वेल एज अदर वेबसाइट रूल फॉर कंटिन्यूड यूसेज. तो कोई भी आप एग्रीमेंट, ब्राउजिंग एग्रीमेंट की बात चल रही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्राउजिंग एग्रीमेंट है. मतलब सिर्फ वेबसाइट को यूज़ करने का, ये भी एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, एक्सप्रेस नहीं है. मैं अगर जीएसटी की वेबसाइट खोल रही हूँ, मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल रही हूँ, या मैं कोई कस्टम्स की वेबसाइट खोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्राउज एग्रीमेंट कर रही हूँ उनके साथ, उस वेबसाइट के साथ. यहाँ पे कोई चीज़ का कंसिडरेशन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ एग्रीमेंट को कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, उस वेबसाइट के डीप जाने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए, दैट इज़ ओनली थ्रू यूसेज ऑफ अ वेबसाइट, उसके लिए उसे बोलेंगे ब्राउज रैप एग्रीमेंट्स. इन द इवेंट ऑफ ब्राउजिंग एग्रीमेंट, एन ऑर्डिनरी यूजर ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसको आपको कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है, तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हो. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो पहले आपसे लॉगिन आईडी पूछता है, फिर आप में यू आर नॉट ए कंप्यूटर, आपको कुछ अलग अलग डिजिट्स दे देता है, कोड दे सकता है कि आप वो डालो, कैपिचा डालो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो. तो ये एज गुड एज टर्म्स एंड कंडीशंस ही एक्सेप्ट करना है. मतलब आप इतना एक्सरसाइज करो, उसके बाद आप इस जो वेबसाइट है उसे ब्राउज कर सकते हो. सच इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइव्स. Other nations have dealt with such online agreements and determined that both shrink wrap agreements and click wrap agreements are enforceable as long as contracts general principle or not breach. तो दूसरे कंट्रीज में जो हमने ये देखा, श्रिंक रैप एग्रीमेंट और क्लिक रैप एग्रीमेंट उतने ही एनफोर्सेबल हैं जितने
कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, क्योंकि उसके जनरल प्रिंसिपल्स ब्रीच नहीं हुए हैं, उसके जनरल प्रिंसिपल इन्फ्रिंज नहीं हुए हैं, जनरल प्रिंसिपल को कोई हानि नहीं हुई है, कोई टूटा नहीं है। जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के क्या है कि वो जो पार्टीज़ हैं वो मतलब लीगल होने चाहिए, लीगल इन द सेंस लेजिट होनी चाहिए, कि वो रैशनल बिहेवियर के होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, 18+ एज होना चाहिए, फिर वो लॉफुल होना चाहिए, उनका पर्पस जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो एग्रीमेंट्स है ये भी दोनों श्रिंक रैप हो या क्लिक रैप हो, ये दोनों को जो है वो अदर कंट्रीज में भी ये लेजिटिबिलिटी है, एनफोर्सेबल है बाय लॉ, बट नॉट ब्राउज रैप एग्रीमेंट। ब्राउज रैप एग्रीमेंट एक्चुअली इसके एनफोर्सेबल की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये तो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए है। यहाँ पे आप इसको कॉन्ट्रैक्ट तब बनाओगे जब आप उसके बाद एक्सेप्ट करोगे, उसको आगे यूज़ करोगे, तब आप उसमें से कोई पेपर या कोई एविडेंस यूज़ कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट ब्राउज वेब एग्रीमेंट जो है ये 2 और मोर पार्टीज में होता है थ्रू यूसेज ऑफ वेबसाइट, मतलब उस वेबसाइट को यूज़ करके ही आप आगे जाओगे। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम खोलोगे, उसमें आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या बेवकूफ़ या कोई भी जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर जाओगे, उसके बाद जाके आप जो है कोई परचेजिंग करोगे थ्रू क्लिक रैप या श्रिंक रैप। तो ये दोनों करने के लिए आपको पहले तो एक वेबसाइट को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ब्राउज रैप एग्रीमेंट जो है वो यूज़ होता है टू डू नेक्स्ट स्टेप ऑफ परचेसिंग, टू डू नेक्स्ट स्टेप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। जो अदर ई कॉन्ट्रैक्ट है उनको यूज़ करने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक वेबसाइट पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड है। जैसे कि नॉर्मल अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल किसी को पावर ऑफ अटर्नी देनी है, कोई विल बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि एक बॉन्ड पेपर के स्टैम्प पेपर या बॉन्ड पेपर या जो भी आप उसको नाम बोलो उसकी ज़रूरत होगी। तो बॉन्ड पेपर या स्टैम्प पेपर आप जाओगे परचेज़ करने के लिए, तो वो जो प्रॉपर वेंडर होगा उससे आप परचेज़ करोगे, तो वहाँ पे भी आपने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही किया है उसके साथ। आपने उसको 500 रुपीज़ दिए, उन्होंने आपको 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर या बॉन्ड पेपर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली क्लिक रैप और श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये वाले एग्रीमेंट करने के लिए आपको ब्राउज रैप एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। मतलब किसी न किसी वेबसाइट पे, किसी न किसी टूल पे, इलेक्ट्रॉनिक उस पे जाके ही आप आगे का जो अमेज़ोन का परचेजेस है वो कर सकते हो। अमेज़ोन में भी जाओगे तो पहले आप अपना अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बना हुआ हो तो अलग बात है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो पहले आप उसमें जाओगे, अकाउंट बनाओगे, OTP आएगा। तो सबसे पहले आपने ब्राउज रैप एग्रीमेंट किया, उसके बाद आपने क्लिक करके एग्री करके जो परचेज करना है वो किया। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर ई कॉन्ट्रैक्ट, ई सिग्नेचर्स। मैंने अभी बताया उसका डिटेल कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे मिलता है, मतलब शॉर्ट में बताया कि डिजिटल सिग्नेचर को अप्रोच कहाँ से मिलता है, क्या यूज़ है, और देखते हैं इसमें क्या है। आफ्टर द पार्टीज हैव फॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू सूट देयर इंटरेस्ट, द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन बाय अफिक्सिंग एन ई सिग्नेचर इज द फॉलोइंग स्टेप। जब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने इंटरेस्ट की बात की, वो बोलेगा मुझे ये फ़ोन परचेज़ करना है, और कंपनी बोल रही है कि ठीक है हम आपको बेच रहे हैं। ये हम एक यहाँ पे हम ई सिग्नेचर की ज़रूरत जो है वो इसमें इसमें नहीं पड़ेगी, श्रिंक रैप में या क्लिक रैप में नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करने से ही आपने साइन कर लिया, समझ लो कि आपने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। बट ई सिग्नेचर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप कुछ उससे ज़्यादा जो है वो ये कर रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा कंडीशंस है, एकदम नॉर्मल सेल परचेज नहीं है। तो जहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत है वो डिटेल्ड है, या कोई फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व है, या कुछ और है, जहाँ पे सिग्नेचर एज पर लॉ एंड ज़रूरी है। तो सिग्नेचर अगर आप नॉर्मल नहीं कर रहे हो तो आप ई सिग्नेचर भी कर सकते हो। तो ई सिग्नेचर का जो स्टेप है वो बाद में ही आएगा, पहले आपके जो एग्रीमेंट्स है, जो बाकी सब चीज़ें हैं, सिग्नेचर तो लास्ट में लगेगा, तब जाके वो वैलिड होगा। तो the IT Act recognize two type of signature: digital signatures generated by asymmetric crypto system and hash function। तो IT Act के हिसाब से दो तरह के डिजिटल सिग्नेचर्स हैं।
आईटी एक्ट डिजिटल सिग्नेचर की ही बात करेगी, नॉर्मल मैनुअल सिग्नेचर की बात नहीं करेगी, और उसका आईटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो आईटी एक्ट अगर दो टाइप की सिग्नेचर की बात कर रही है, तो दोनों जो है वो एक तो डिजिटल सिग्नेचर है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, मतलब दोनों रिलेटेड तो इंटरनेट से ही हैं, इससे ही आईटी से ही रिलेटेड है बेसिकली। तो एक तो डिजिटल सिग्नेचर है जनरेटेड बाय एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो ये एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इस फंक्शन का नाम है, जो मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव की तरह डिवाइस होती है, वो आपका डिजिटल सिग्नेचर, उससे आप कर सकते हो। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिफाइंड इन इट्स सेकंड शेड्यूल। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। उसके लिए आपको कोई डिवाइस या कोई पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है कि वो आप लेके घूम रहे हो और आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे साइन कर रहे हो। दो, डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, वो होगा तो ही आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिजिटली साइन कर सकते हो। बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, जहाँ पे आप वो सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करते हो। आपकी डिटेल उसमें, ईमेल आईडी, फिर ओटीपी, फिर ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई होती है, आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होता है। ऐसी सब चीज़ों के बाद है ना, आप चाहें तो वो जो पेन आता है जिससे आप लिखते हो लैपटॉप पे या फ़ोन में, तो वहाँ से भी आपका जो ओरिजिनल मैनुअल सिग्नेचर है ना, उसको भी आप अपलोड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। तो हर बार जब आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना है, वो आपका डॉक्यूमेंट उस सॉफ्टवेयर में अपलोड करके आप क्लिक करते जाओ, इस पेज पे मुझे यहाँ साइन चाहिए, इस पेज पे यहाँ साइन चाहिए, इस पेज पे यहाँ साइन चाहिए, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो आप कर सकते हो। तो आईटी के हिसाब से आईटी एक्ट दो सिग्नेचर्स को रिकॉग्नाइज करती है अगर वो ऑनलाइन है तो। कॉपी पेस्ट वाला सिग्नेचर नहीं चलता है कि आपने कहीं लिया, पीडीएफ में कन्वर्ट किया, पेंट में डाला, कॉपी पेस्ट किया, वो आईटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट हैज़ टू बी अ डिजिटल सिग्नेचर जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ इशू करती हैं, डीएससी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिफाइंड इन सेकंड शेड्यूल में दिया है, जिसमें द यूज़र ऑफ एन आधार कार्ड इज असाइंड एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाया विच दे कैन इलेक्ट्रॉनिकली साइन डॉक्यूमेंट्स वाया थर्ड पार्टी फोरम्स। जो भी थर्ड पार्टी फोरम है, मतलब किसी और वेबसाइट पे जाके आप ये साइन कर सकते हो, जिसमें आपका पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है एज पर योर आधार। तो ऑफन थ्रू जनरेशन ऑफ वन टाइम पासवर्ड, तो ये वन टाइम पासवर्ड पहले बनता है, उससे आप इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर सकते हो। Section 5 of IT Act define e-signature as a broad range of ways for signing a document, whereas a digital signature is a type of e-signature that employs cryptography। तो ये क्रिप्टोग्राफी से होता है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टोग्राफी से है डिजिटल सिग्नेचर की। बट ई सिग्नेचर जो है वो बहुत सारे उसमें ब्रॉड रेंज ऑफ वेज हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं ई सिग्नेचर करने के। एंड डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्रिप्टोग्राफी से होता है। वाइल अ लैक ऑफ jurisprudence on a legal tenability and feasibility of e-signatures indicates that acceptance of the same remain uncertain। तो e-signature का जो acceptance है वो uncertain है, क्योंकि उसकी legal tenability नहीं है, मतलब उसको जो प्रूव करना है ना वो मुश्किल है कि सही में वो उसका ही ई सिग्नेचर है या फिर उसने हैक करके किया होगा, क्या किया होगा। तो आज भी अगर हम बोलेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर जो है उसकी जो स्ट्रॉन्ग बोलेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस बोलेंगे, अगर एज पर लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कुछ है तो वो डिजिटल सिग्नेचर है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू ओवरकम दीज इश्यूज थ्रू चेंजेस इन आईटी एक्ट। इस पे एफर्ट्स चल रहे हैं, सब है, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो the IT Amendment Act of 2008 replaced the phrase digital signature for electronic signature with goal of broadening the scope of e-signatures। तो ये जो हम बात कर रहे थे वो IT Act 2000 की बात कर रहे थे। 2008 के बाद क्या हुआ, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही बोला जाने लगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंडर ही आ गया। मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोल रहे हैं, इट मीन्स दिस इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो स्कोप है वो और बढ़े।
ई सिग्नेचर्स आर वैलिड इफ़ दे आर यूनिकली लिंक्ड टू सिग्नेटरी। अगर वो मेरे मुझसे ही यूनिकली लिंक्ड है, मतलब कैसे यूनिक लिंक होगा, क्योंकि मेरा अगर आधार कार्ड है तो वो तो सिर्फ मेरा ही है, वो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है। तो वो यूनिक जो कार्ड है उससे लिंक्ड है, या फिर उस सिग्नेटरी से किसी भी तरह से यूनिकली लिंक्ड है, तो फिर वो ई सिग्नेचर वैलिड है। हु मस्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल डेटा यूज्ड टू क्रिएट ई सिग्नेचर। तो ये नहीं कि कोई भी उठ के मेरे ऑफिस में आके मेरे पीसी से लेके मेरा ई सिग्नेचर कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ मुझसे ही यूनिकली लिंक्ड होना चाहिए। इफ़ अल्ट्रेशंस टू ई सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट टू विच इट इज़ अफिक्स्ड कैन बी डिटेक्टेड आफ्टर द एक्ट ऑफ साइनिंग, एंड इफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड आफ्टर प्रोसेस ऑफ कंप्लीटेड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई अल्ट्रेशंस हो रहा है, मतलब किसी ने ई सिग्नेचर कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस होता है, तो वो भी पता चल जाता है। एक बार आपने ई साइन कर लिया, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है, उसमें टेम्परामेंट कुछ अल्ट्रेशन कोई नहीं कर सकता, उस डॉक्यूमेंट को टेम्पर नहीं कर सकता कोई। तो दिस काइंड ऑफ जो प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी है, वो मिलती है अगर ई सिग्नेचर होता है तो किसी पेपर पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, नॉट पेपर, सॉफ्ट कॉपी होगी ऑफ कोर्स। विद द एक्सेप्शन ऑफ शेड्यूल 1 पेपर्स, अ कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आईटी एक्ट एंड एविडेंस एक्ट will give legal legitimacy and enforceability to electronic documents completed using e-signatures। तो IT एक्ट और एविडेंस एक्ट ने मिलके लीगल लेजिटिमेसी बताइए कि लीगली क्या लेजिट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की एनफोर्सेबिलिटी क्या है, उसमें ई सिग्नेचर्स का क्या है, तो ये क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है IT एक्ट और एविडेंस एक्ट ने मिलके कंबाइन इंटरप्रिटेशन हमको ये पता चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सेल और रीसेल एग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन एग्रीमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स आज की तारीख में ऑनलाइन होते हैं। नाउ ई गवर्नेंस क्या है? द ई इन द ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। जब ई कॉन्ट्रैक्ट में ई इलेक्ट्रॉनिक है तो ई गवर्नेंस में भी ई इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात कर रही है। रेफर्स टू लॉफुल रूल्स फॉर मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नेंस मतलब वो जिसने लॉफुल रूल्स बनाए हैं फॉर मैनेजमेंट, for control and administration. E-governance is a public sector use of information and communication technologies with aim of improving information and service delivery, encouraging the citizen to participate in decision making process and making the government more accountable, transparent and effective। तो ई गवर्नेंस एक पब्लिक सेक्टर है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये चाहती है कि जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, वहाँ के सिटीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें डिसीशन मेकिंग में, गवर्नमेंट को अपने व्यूज़ दें, गवर्नमेंट को बताएं कि कहाँ हमारे फ्लॉज हैं, कहाँ काम करना चाहिए, जहाँ पे लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं ई गवर्नेंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाती है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप आपके हिसाब से बताओ कि पढ़ाई में क्या चेंजेस होने चाहिए, स्कूल के बुक्स में क्या चेंजेस होने चाहिए, बच्चों के स्कूल के करिकुलम में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो आप पार्टिसिपेट करके उसमें आप अपना जो आपको कुछ लगता है, आपके एडवाइजेस, आपकी सजेशंस उनको दे सकते हो। तो ये ई गवर्नेंस के अंडर आता है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मोर अकाउंटेबल बनती है, मोर ट्रांसपेरेंटली, मोर इफेक्टिवली काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है सिटीजन्स को कि आप पार्टिसिपेट करो और आप जितना इंफॉर्मेशन एंड सर्विस को इम्प्रूव करने में मदद करो। ई गवर्नेंस जनरली कंसिडर्ड एज अ वाइडर कंसेप्ट देन ई गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में फ़र्क है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस तो वो चीज़ है जो लॉफुल रूल्स बनाती है फॉर कि जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनको काम कैसे करना है, उनकी मैनेजमेंट कैसी होगी, वो इफ़ेक्टिवली और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कैसे कर सकते हैं।
since it brings change in a way of citizen relate to government and to each other. E-governance can bring the concept of citizenship. E-governance जो है वो citizenship का concept लेके आ सकती है, लेके आती है. Its objective is to enable, engage and empower the citizen. तो उसका ऑब्जेक्ट यही है कि सिटीज़न को एम्पावरमेंट, सिटीज़न जो है वो और ज़्यादा पावरफुल और अपने राइट्स को जो है वो यूज़ कर सके इफ़ेक्टिवली, अपनी जो उसके हक है उसको मिल पाए. ई गवर्नेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ई गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. जैसे कि अभी पासपोर्ट सेवा है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, रेलवे टिकट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ताकि वो और इफ़ेक्टिव हो फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक इज़ नथिंग बट द ई गवर्नेंस. तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया है. आप मेल से लिख सकते हो पीएमओ ऑफिस को, आपको कुछ लिखना है. नॉट ओनली पीएमओ, किसी भी गवर्नमेंट की संस्था को, आईटी को लिखना है, आपको पुलिस को लिखना है, आपको साइबर लॉ को लिखना है, किसी को भी लिखना है. तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. दैट इज़ ई गवर्नेंस. सिटीजन एंड गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट सिटीज़न को भी बिल भेजती है तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज रही है. सिटीजन्स गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहा है, पैसे भेज रहा है, किसी तरह का भी इंटरेक्शन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक है. गवर्नमेंट एंड बिजनेस, तो गवर्नमेंट एमएसएमई सर्टिफिकेट इशू कर रही है, उद्योग आधार इशू कर रही है, लोन फैसिलिटी दे रही है, बहुत सारे एसईजेड बना रही है. तो गवर्नमेंट और बिजनेस में भी जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. फिर बिजनेस एंड गवर्नमेंट, बिजनेसमैन गवर्नमेंट से जो इंटरेक्ट कर रहा है. इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशंस जो है, जैसे कि आइस गेट कनेक्टेड है कस्टम से, फिर कस्टम्स कनेक्टेड है जीएसटी से, फिर जीएसटी कनेक्टेड है आईटी से. तो गवर्नमेंट के इंटरनल जो भी ऑपरेशंस हैं वो भी इंटरेक्शन आपस में जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो वो ई गवर्नेंस है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस के, ये बहुत सिंपल है एंड वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ. ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग information about various activities and organization of government but involves citizens to communicate with government. सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है कि वेबसाइट पे आ गया कि अभी ये रूल चेंज हो गया, लेबर लॉज में ये चेंज आ गए या इसमें ये हो गया. तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है बट इसलिए भी है कि लोग भी कम्युनिकेट कर पाएँ. और ई गवर्नेंस का मकसद ही यही होता है कि नॉर्मल सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें, हेल्प करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो. और गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऑनलाइन हो ताकि कोई भी पढ़ पाए एंड एवरीबडी शुड नो अबाउट दी रूल्स एंड रेगुलेशंस के करंटली क्या चल रहा है. पुटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लान्स, बजट, एक्सपेंडिचर, वो परफॉर्मेंसेस ऑनलाइन के कहाँ कितना बजट है, क्या है, वो सारी चीज़ें भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अवेलेबल है. दैट इज़ थ्रू ई गवर्नेंस. पुटिंग ऑनलाइन की जुडिशियल डिसीजन लाइक environmental decision which is important for citizen to create and precedence for future actions. तो फ्यूचर एक्शन के लिए उसे पता चलेगा, अगर उसे इन्वायरमेंट डिसीजन पता है कि एयर क्वालिटी क्या है, पोल्यूशन का क्या है और गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर रही है, पानी के रिजर्वायर्स कितने हैं, जो भी कुछ डिटेल है वो अगर गवर्नमेंट अवेलेबल कर रही है ऑनलाइन तो वो सब ई गवर्नेंस के अंडर आता है. ये ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्ट है. फाइलिंग ऑफ गवर्नेंस ग्रीवेंसेस, अगर आपको कोई कंप्लेंट्स है तो उसे आप ग्रीवेंसेस मतलब अगर आप मतलब आप किसी भी चीज़ से आपको अपील में जाना है या आप नॉर्मल भी किसी चीज़ से आप अग्रीव्ड हो, आपको ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट्स है तो वो आप फाइल कर सकते हो. अगर साइबर रिलेटेड है तो साइबर क्राइम में कर सकते हो, पुलिस को कर सकते हो ऑनलाइन, रेलवे रिलेटेड है तो वहाँ कर सकते हो. तो मेकिंग अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट, और हाँ, और वेबसाइट पे सबके कॉन्टैक्ट एड्रेसेस भी होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज़, लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल ऑफिशियल्स हो, सब ऑनलाइन होना ये ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है. मेकिंग अवेलेबल द रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमिटीज़, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन पब्लिश होती है ताकि हर एक नागरिक उसे पढ़ सके. हाउ ई गवर्नेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ई गवर्नमेंट. तो ई गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये बड़ा है गवर्नमेंट से, ई गवर्नमेंट से, that deal with the whole spectrum of relationship and network within the government regarding the usage and application of ICT, that is information and communication technologies. तो ICT को यूज़ करके
ई गवर्नेंस जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें सब डिटेल है रिलेटिंग टू ये जो सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। ई गवर्नमेंट इज अ नैरोवर, वो थोड़ा छोटा डिसिप्लिन है, डीलिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ऑनलाइन गवर्नमेंट जो सर्विसेज है, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने हैं, कोई चीज़ का ऑनलाइन जो है, आप अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, जीएसटी पोर्टल पे ये करते हो, कहीं और किसी तरह की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ भी जो ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है वो ई गवर्नमेंट दे रही है सिटीजन्स को। और बिजनेसमैन को जैसे ई टैक्स, ई ट्रांसपोर्टेशन, ई पार्टिसिपेशन अमंग अदर्स, तो ये सब जो है वो ई गवर्नमेंट दे रही है। ई गवर्नेंस अंडर आईटी एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डील्ड विद सेक्शन 4 to 10A ऑफ आईटी एक्ट 2000। तो 10A, 4 से 10A तक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है वो उसमें डिटेल दिया है। नाउ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन 4 में दिया है, वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स दैट एनी इंफॉर्मेशन शुड बी इन टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू बी सेटिस्फाइड इफ इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर वो टाइप रिटन बोल रहा है, कहीं ऐसा लॉ बताता है कि वो टाइप रिटन होना चाहिए या प्रिंटेड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। देयरफॉर सेक्शन 4 confers validity on इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो है वो बोल सकते हैं कि मान्यता है सेक्शन 4 के अंडर, मतलब लीगल रिकॉग्निशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, दैट इज अंडर सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन है। कोई बोलेगा कि लीगल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर भी आ गया। अगर कोई हमसे पूछेगा कि डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है, कहाँ लिखा है डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए, मैन्युअली चाहिए, तो आप बता सकते हो कि सेक्शन 5 में लिखा है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यूज़ करना है गवर्नमेंट एजेंसीज में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आप डॉक्यूमेंट को पेश कर सकते हो गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसीज के लिए, तो वो जो है वो सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन 6A क्या बोलता है? डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंडर जो भी सर्विसेज है, तो वो भी सर्विसेज है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्विसेज नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस है, किसी ने आपका DIN बना के दिया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑनलाइन बना के दिया, तो वो उसने डिलीवरी ऑफ सर्विस की अंडर सेक्शन A, इलेक्ट्रॉनिकली की। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिटेंशन कौन कर सकता है, कितना आपको रखना है, कितने टाइम तक, न किसको हक है इसे रखने का और किसको हक नहीं है इसे रखने का। तो ये आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आई फील बिलीव नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सॉरी।